अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज मार्केटिंग मिक्स को कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तीनों हो चुका है। चैप्टर 16 17 मिला के आज हम कोर्स डिस्कस करेंगे। 16 में टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग मिक्स का तज़किरा है, और टेक्नोलॉजी का काफ़ी सारा हिस्सा हमने अभी प्रमोशन में भी देखा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है, टेक्नोलॉजी का क्या क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये एक एडिशनल चैप्टर है, समझ लें। ये चैप्टर जो है वो हमारे दौर में एडिशनली ऐड करना पड़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के साथ साथ हर चीज़ पे जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी इम्पेक्ट कर रही है वो। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या असर है, बता सकते हैं? एक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट। जी भाई, कोई बता सकता है? टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स है ना, तो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आता है। प्रोडक्ट के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब आ रहे हैं तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो जो जो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडर्निस्टिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो प्रोडक्ट में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट जो है वो वाईफाई कनेक्ट कर सके। अब आपका प्रोडक्ट वाईफाई से कनेक्ट होता है, वॉशिंग मशीन वाईफाई से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। आपकी जो है वो डिफ्रीजर वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। क्यों कनेक्ट हो जाए? कि आप उसका डेटा अपने मोबाइल पे देख सकें। इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है डिफ्रीजर का, ये आपके मोबाइल के ऊपर आ जाए, आप कितना सुकून में आ जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा आपको। नहीं आएगा तो आप कहेंगे। आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर पहले केबल से कनेक्ट होता था, अब किसी से कनेक्ट होता है प्रिंटर? वाईफाई से कनेक्ट होता है। और वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद एक एडिशनल फीचर आपको चाहिए, मोबाइल से भी प्रिंट निकालना है मुझे। मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंट भेजूँ तो मेरे प्रिंटर पे प्रिंट निकल के आ जाए, डायरेक्ट प्रिंट फैसिलिटी चाहिए। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जिसमें पहले बटन होते थे, अब उस पर टच स्क्रीन आ रही है। तो जिसमें पहले कुछ भी नहीं होता था, उसमें बटन आ गए। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। सिमिलरली, प्रमोशन के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली। प्रमोशन के ऊपर तो बहुत बात हो गई। टीवी से भी बड़ा एक मीडियम हमारे पास मौजूद है, ये हमने बात की कि टीवी जितना बड़ा, टीवी की रीच थी एक ज़माने में, टीवी सबसे बड़ी रीच वाले प्रोडक्ट एक वो मीडियम हुआ करता था। अब मीडियम जो है वो सोशल मीडिया टीवी से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बड़ा हो गया। उसके ऊपर हमने पीछे प्रमोशन में काफ़ी तफसील से बात की। और बाकायदा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, उनको रखते हैं। और अब एक वो टर्म है जी आपके, आप वो क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, बाकायदा एक टर्म बन चुकी है कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें सारे अल्फाज आए जो अल्फाज लोग इस तरह के प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो एक्सपर्ट बताएगा कि ये प्रोडक्ट जब लोग सर्च करते हैं तो ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये कीवर्ड अगर आपकी वेबसाइट पर इस जगह लिखा होगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली सर्च में ऊपर चली जाएगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बाकायदा प्रमोशन के अंदर एक जॉब है जब हम यूज़ करते हैं। फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बाल, इसमें फेक इश्यूज भी हैं, फेक भी चीज़ें होती हैं कि आपके प्रोडक्ट के कितने फॉलोअर्स हैं। इसके पैसों में मिल जाते हैं फॉलोअर्स। फेसबुक पे तो पैसों में मिल जाते हैं आराम से, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। कि आपने कहा कि यार मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और इसके खाली 2000 के लाइक्स हुए, तो लोग कहेंगे इतना यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, पूरे मुल्क में लॉन्च किया है, सिर्फ 2000 के लाइक, तो जनाब इसके कोई मिलियंस में तो लाइक्स बनने चाहिए। तो आप वो कुछ पैसे पे करके मिलियंस में लाइक्स परचेज कर लेते हैं, वो मिलियन लाइक आपको मिल जाते हैं। फॉलोअर्स भी ऐसे मिलियंस में पैसे पे करके आप परचेज कर सकते हैं। तो बाहर, लेकिन ये कि इस मौजूदा ट्रेंड ने हमारे मार्केटिंग के बजट को, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी चेंज किया। अच्छा, फिर आप आजकल के दौर में डायनेमिक प्राइसिंग कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजिकल ज़माना है। आप हर एक ही जगह बैठ के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्राइस चार्ज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आप जब कभी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो कंट्री के हिसाब से खुलती है। कभी देखा आपने, इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो हैं वो कंट्री वाइज खुल रही होती हैं। कनाडा की वेबसाइट खोलेंगे तो कनाडा की वेबसाइट पे उसी प्रोडक्ट की कैनेडियन डिटेल्स आएंगी, उसी प्रोडक्ट की यूएस की डिटेल्स कुछ और आएंगी। जो प्रमोशन कनाडा में लगी है वो यूएस में नहीं लगेंगी, यूएस में लगी नहीं और यूरोप में नहीं लगेंगी। अभी थोड़े दिन पहले हम, अभी एक हमारे भाई गए हैं कनाडा में, उनके लिए लैपटॉप सर्च कर रहे थे, तो इंटरनेशनल वेबसाइट पे जो ऑफर आई हुई है वो कनाडा में नहीं आई हुई, जो कनाडा में आई हुई है वो इंटरनेशनल वेबसाइट पे नहीं है। तो आपको वो एरिया स्पेसिफिक होके सर्च करना पड़ता है। तो ये प्राइसिंग प्राइसिंग में चेंज पॉसिबल हो सका
मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दौर के हिसाब से। इसी तरह से ई कॉमर्स की वजह से जो मार्केटिंग मिक्स में प्लेस हमने पढ़ा था, तो वो प्रोड्यूसर जो पहले डायरेक्ट कंज्यूमर को कभी नहीं बेच सकता था, आज वो प्रोड्यूसर भी डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच पा रहा है। तो वो डायरेक्ट अप्रोच ई कॉमर्स के बाद, इंटरनेट के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो गई। अच्छा, अब प्रमोशन के ऊपर, जो कि हमने प्रमोशन वाले उस सेक्शन में इन्होंने सोशल मीडिया कवर नहीं किया था, तो हमने अलग से उस पर डिस्कस किया था। अब इन्होंने सोशल मीडिया को उठाया है, तो मैं ज़रा तेज़ी से गुजारूंगा। एक तो ये कि सोशल मीडिया पे आप डायरेक्ट फेसबुक या उस तरह के दूसरे साइट्स के थ्रू अपनी, या यूट्यूब पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और वो मार्केटिंग जो है वो डायरेक्टली टारगेटेड हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। जब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और अपने प्रोडक्ट को मार्केट करता हूँ, तो यूट्यूब मुझसे पूछता है किसको मार्केट करना है, आप हमें बताइए। सबको कर दूँ? नहीं जी, आप खाली मेल को करें। अच्छा, मैं चाहूँ तो खाली मेल को मार्केट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो खाली मेल फ्रॉम एज 15 to 28 कर सकता हूँ सेलेक्ट। मैं चाहूँ तो खाली मेल 15 to 28 रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, और रिजाइडिंग इन कराची इन पाकिस्तान, रिजाइडिंग इन फेडरल बी एरिया इन पाकिस्तान। यहाँ तक मैं उसको पिन पॉइंट करवा सकता हूँ कि ये मेरा मार्केटिंग का एरिया है, मुझे सिर्फ यही एड्स दिखाने हैं वाले, ताकि मेरे एड्स आए हो ना। एड का बजट होता है उसमें कि एक दफ़ा क्लिक करने का इतने डॉलर है, इतने सेंट्स है। तो आप कहते हैं भाई हर कोई क्लिक करे, फजूल में पैसे ज़ाया होंगे मेरे। जिसको खरीदना है वही क्लिक करे, तो जिन लोगों को बेचना है मैं खाली उन्हीं को क्यों ना मार्केट करूँ। तो मैं बड़ा स्पेसिफिक करके, इसी तरह से मैं ऐसे लोगों को मार्केट करना चाहता हूँ जिनका इंटरेस्ट हेयर एंड ब्यूटी के अंदर है। तो ये भी इंटरेस्ट रिलेटेड भी वो मार्केटिंग को आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग आपको बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड कस्टमर को मार्केट करने में हेल्प करती है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स आपको फ़ौरन पता चल सकता है, क्लिक किया आपको पता चल जाएगा। खरीदार तो बात की बात है, उसने आपके ऐड पे क्लिक कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपका ऐड पे रिस्पॉन्स आया है। तो उसी वक्त आप टीवी पे ऐड चलाते हैं तो आपको पता नहीं चलता किसी ने देखा या नहीं देखा। वो आप पूरी एक रिसर्च के थ्रू मार्केट रिसर्च करते हैं, लोग जाते हैं प्राइमरीली, लोगों को कॉल करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, फिर पता चलता है कि ऐड देखा गया कि नहीं देखा गया। लेकिन ऑनलाइन ऐड तो क्लिक हुआ और पता चल गया कि देख लिया गया। ठीक है, इसी तरह से यूजेज बहुत चीप है इसका, रीच बहुत अच्छी है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को अनोइंग समझते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के एडवर्टाइज करना होता है, अच्छा ऐड बनाना होता है कि लोग उससे अनोय ना हो। और मुख्तलिफ तरह के पॉपअप्स जो होते हैं वो कहीं कहीं इलीगल भी होते हैं, वो आप पॉपअप ज़बरदस्ती पुश करते हैं, तो उसको भी देख लेना चाहिए। बहुत से लोग जिनको कि आप टारगेट करना चाहते हैं, हो सकता है वो सोशल मीडिया यूज़ ना करते हो जो कि आपके पास अवेलेबल है, इसको देख लेना चाहिए। लिमिटेशंस हैं, इधर बुराइयां की बात नहीं हो रही, लिमिटेशंस की बात हो रही है। और इस तरह से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपके ऐड का कट पेस्ट करके, छोटा मोटा करके उसके मीम्स बना के भी चलाते हैं, तो ये भी ज़रा देख लेना चाहिए। वैसे तो जो मार्केटिंग का बंदा है ना, वो कहता है मेरा प्रोडक्ट याद रह जाए, बस यही काफ़ी है, चाहे इसको नेगेटिव मार्केटिंग करके ही याद दिला दो। ठीक है, तो ये भी एक स्टाइल है मार्केटिंग का, नेगेटिव मार्केटिंग ही हो गई लेकिन प्रोडक्ट तो याद रह गया, बस प्रोडक्ट लोगों के जहनों में रहे, बस ये काफ़ी है। चाहे लोगों को वो, जैसे वो फिल्म स्टार्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ करते हैं, कि उनको लोगों की मेमोरी में याद क्यों याद रहना है, क्योंकि अब जो मुख्तलिफ फिल्म मेकिंग कंपनीज हैं, वो आपको कितना पैसा देंगी अपने आप को उस फिल्म में दिखाने के लिए, कि मैं इस फिल्म में आ रही हूँ या मैं इस फिल्म में आ रहा हूँ, मुझे कितना पैसा मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी रेटिंग कितनी है, और आपकी रेटिंग में आपके कितने लाइक्स हैं सोशल मीडिया पे, आपको फेसबुक पे कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, यूट्यूब पे कितने सब्सक्रिप्शन है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलो करते हैं आपको, ये सब मिला के पता चलता है। अच्छा, इसके तो बड़े फॉलोअर्स, इससे तो बड़े देखे जा रहे हैं। फिर आपकी ट्रेंडिंग आपको सर्च में है कि नहीं है, पाकिस्तान के टॉप 100 ट्रेंडिंग सर्च में आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका इन चीज़ों में नाम ऊपर है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं अपने काम करने के। तो फिर सेलिब्रिटीज़ क्या करती हैं, नेगेटिवली अपने आप को मशहूर कर लेती हैं, पॉजिटिव है मशहूर नहीं हो रही तो किसी स्कैंडल में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो बेतहाशा स्कैंडल्स जो हैं वो उनके इसलिए चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। अचानक से किसी की वीडियो लीक हो जाती है, हाँ पता नहीं किसने कर दिया मेरे साथ ये ज्यादती। अचानक से किसी को टॉक ऐसी फ़ोन कॉल लीक हो जाती है कि जी उसने, तो वो मशहूर हो गया। अब क्या है, सब लोग सर्च कर रहे हैं इसकी ये वाली बात, तो पता चले क्या हुआ था, हुआ क्या था। उसने उसको थप्पड़ मार दिया, चलो भाई वो खबर मशहूर हो गई, तो चैनल ही मशहूर हो गया, वो सेलिब्रिटी मशहूर हो गई, उसकी रेटिंग बढ़ गई, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। खैर,
तो प्रमोशन के डिसएडवांटेज ये भी था कि ऑनलाइन प्रमोशन का, कि उसके मीम्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका उसका दूसरा रुख मैंने आपको बताया कि ऐसा भी होता है कि वही मीम्स लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, बिजनेसेस अपनी वेबसाइट पे भी प्रमोशन करते हैं। एक तो ना सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना, एक अपनी वेबसाइट पे खुद ही प्रमोशन करना है। उसका क्या फ़ायदा है? कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगी आप अपनी वेबसाइट पे, लेकिन अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से लाएंगे आप? ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन ऐड देने का फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट पूरे दिन में 100 लोग देखते हैं, आपने वहाँ पे ऐड लगा भी दिया तो फ़ायदा क्या है? उस पर ट्रैफिक कहाँ से आएगा? अपनी वेबसाइट पे जब आप ऐड लगाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी मर्जी का होता है, जिस टाइम पे आप चाहते हैं उस टाइम पे डिस्प्ले होता है, जिस साइज का आप चाहते हैं उस साइज का डिस्प्ले होता है। जबकि यूट्यूब पे लगाते हैं तो आपको हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं, बड़े साइज का चाहिए तो बड़े पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अपनी साइट पे फिर वही सवाल कि लगा तो लिया, उस पर ट्रैफिक कहाँ से लाओगे? ठीक है। अच्छा, फिर ई कॉमर्स का फ़ायदा बिजनेसेस के लिए क्या है और कस्टमर के लिए क्या है? ई कॉमर्स का थ्रेट बिजनेसेस के लिए क्या है और कस्टमर के लिए क्या है? इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर जाएंगे, हाउ ई कॉमर्स इज यूजफुल फॉर बिजनेसेस। तो सबसे पहले लो कॉस्ट ऑफ सेलिंग। अब मैं माइक चलाने वाला हूं तो जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। लो कॉस्ट ऑफ सेलिंग, दो दो करके बताते जाएं। जी अब्दुल्ला भाई, ई कॉमर्स का पेज नंबर 200, पेज नंबर 200 पे चार्ट बना हुआ है, ई कॉमर्स का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पहले बताइए जी अब्दुल्ला भाई। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि सेलिंग की, प्रमोशन की कॉस्ट बहुत कम होती है। आपको दुकान खड़ी करके नहीं बैठना, आपको फिजिकली अपने नुमाइंदे हायर नहीं करने। जी, और क्या फ़ायदा है? ग्लोबल कवरेज। आपकी सेल्स जो है वो बहुत बड़े एरिया में हो सकती है, ग्लोबली आप कवर कर सकते हैं सेल्स के लिए। और एबल टू एक्सेस मनी कस्टमर्स। वही बात हो गई, ग्लोबल कवरेज हो गई तो मैनी कस्टमर्स आ गए। शॉप्स माइट नॉट बी नीडेड। शॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिजिकल शॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। B2B इजियर। बिजनेस टू बिजनेस भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। जी जरा सभा को पास कीजिएगा। अब बिजनेसेस के लिए ई कॉमर्स के मसाइल क्या हैं? Setting up or updating website costs. वेबसाइट इज अ टेक्निकल थिंग, हर एक उसको हैंडल नहीं कर सकता, आपको उसके लिए टेक्निकल टीम हायर करनी पड़ेगी। फिर No direct consumer contact. कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को हाथ लगा के नहीं देख सकते। बहुत सारे कंज्यूमर्स बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते ऑनलाइन कि उनको पहले वो चेक करनी होती है, ट्राई करना होता है। Competition from other websites. अदर वेबसाइट्स हर वक्त आपको कम्पीट करती रहती हैं, आपका सारा बहुत सारा ध्यान इसमें लगा रहता है कि मेरी वेबसाइट प्रमोट होके दूसरी वेबसाइट से ऊपर आ जाएगी तरह से। और लास्टली है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? कि जब आप एक जगह पे खड़े होकर सबको भेज रहे हैं तो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जाएगा सब जगह पे आपको अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भरनी पड़ेगी, जो कि एक हैसल है। अच्छा, उस ऑन द अदर हैंड यही कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज है? जी सफिया बाजी पढ़िएगा जरा। कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है कि मैं घर बैठे हुए ही सारी शॉपिंग कर लूँ, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। कल मुझे फेनियाँ मंगानी थी, अब्दुल्ला भाई ने ई कॉमर्स के थ्रू फेनियाँ मंगा दी, मुझे जाना ही नहीं पड़ा। जी, इजी टू कंपेयर। कंपेरिजन बहुत आसान है, पूरे ऑनलाइन टूल्स पड़े भरे पड़े हैं। आपको एक लैपटॉप देखा, आपने कहा इसके जैसे और कौन कौन से 15 लैपटॉप हैं, वो सारे के सारे खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। आप ये देखना चाहें ग्राफिक्स कार्ड किसका अच्छा है, वीडियो किसकी अच्छी है, मेमोरी किसकी अच्छी है, पूरा साइड बाय साइड कंपैरिजन बड़ा बेहतरीन हो जाता है ऑनलाइन। और इजी टू पे। पैसे देना बहुत आसान है, आपको सिक्योर भी है, आसान भी है। अपने कार्ड ऐड करते हैं और उसको थ्रू पे कर देते हैं। वाइडर चॉइसेस बेतहाशा हैं और प्राइसेस जो हैं ख़ास तौर पे इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, इंटरनेशनली ऑनलाइन की प्राइसेस ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। ऑनलाइन चीज़ सस्ती मिलती है ऑफलाइन के मुकाबले में इंटरनेशनली। जैसे मैं लैपटॉप लेने जाऊंगा, लैपटॉप लेने की अगर मैं दुकान पे जाऊंगा तो मुझे महंगा मिलेगा, अगर मैं घर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप मंगाऊंगा तो मुझे सस्ता मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने इस बात को कैलकुलेट किया कि अपना शॉप खरीद के, अपना स्टोर खरीद के स्टोर की कॉस्ट को पूरा मेंटेन करने की कॉस्ट को लगाएं तो बहुत महंगा पड़ता है। ऑनलाइन आपको कोई कोई शॉप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अपने गोडाउन से उसको भेज सकते हैं। तो फिर वो ऑनलाइन को इनकरेज करते हैं, और इनकरेज करने का तरीका यही है कि वो आपको चीपर बेचते हैं, ऑनलाइन सस्ती प्राइस पे देते हैं, जो बाज़ औक़ात तो $1,000 का डिस्काउंट मिल रहा होता है ऑनलाइन खरीदने पे। हाँ, ब्लैक फ्राइडे, ये फ्राइडे, वो डे, फलाना डे। जी, उरूज बाजी बताइए जी कि देर से आने के क्या नुकसान आते हैं? नहीं सॉरी, ये बताइए कि ई कॉमर्स के कंज्यूमर को क्या थ्रेट्स हैं? Internet access required. हर जगह नहीं चलेगा, जब इंटरनेट होगा वो चलेगा, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई ना, मतलब इंटरनेट कहाँ नहीं है अब? कौन से गांव, कौन से देहात में इंटरनेट नहीं है? तो बहुत ही रिमोट एरिया होगा जहाँ इंसानी मुश्किल से पहुँचते होंगे, फिर वहाँ कॉमर्स की क्या ज़रूरत है? ठीक है, जैसे कि वही कालाम में किसी जगह जाके हमारे सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो अब वहाँ पे ई कॉमर्स, वहाँ पे वैसे भी राइडर नहीं पहुँचना। जी, फिर Cannot see or feel products. ये एक प्रॉब्लम हर प्रोडक्ट में है, वो प्रोडक्ट जो कि आपको देख नहीं सकते उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट ने इसका मसले का हल निकाल लिया। वो दो टू प्राउंड स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले रिव्यू स्ट्रैटेजी, वो क्या होती है कि आपने देखा कि मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, जो लोग मेरी जैसे ही परचेज करना चाहते थे, उनको इसी टाइप की चीज़ चाहिए थी, उन्होंने जब ये ख़रीदा तो उनको इसमें से क्या फ़ील आया, तो उससे काफ़ी हद तक आपको एक सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई, ये इसी टाइप की नीड थी इस बंदे की, वो भी इसी टाइप की चीज़ ढूंढ रहा था, उसने जब ये चीज़ खरीदी तो उसका क्या फीडबैक है। तो कस्टमर्स का फीडबैक जो बहुत अच्छा ज़रिया होता है, जो रिव्यू सिस्टम है उसके ज़रिए से आप काफ़ी हद तक तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब रह गया साइज़ का मसला। आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि चीज़ हाई क्वालिटी की अच्छी है, ज़बरदस्त है, पसंद आ रही है, लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, और उस तरह के लोगों को पसंद आ रही है जिस तरह के लोग मेरे टाइप के हैं, ये भी आप देख लेते हैं। लेकिन अभी आपके साइज़ की है कि नहीं है, कलर आपकी पसंद का है कि नहीं है, तो फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा, टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। उसका दूसरा प्रॉन्ग ये है कि वो कहते हैं कि आप पहले पैकेज खोल के देख लें, पसंद आए तो रखिएगा, वरना वापस कर दीजिएगा। तो ये भी अब ऑफ़र होने लगी है, तो आप पैकेज खोल के पैकेज ट्राई करके देख लेते हैं, सही लगता है तो ठीक है, वरना वापस ले जाओ। तो यूँ कस्टमर को ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस होता है। और Identity theft. ये जो स्कैमिंग ये तो एक मसला है, उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, पैसे चोरी हो जाना, कार्ड चोरी हो जाना, आपको आपको 2 नंबर चीज़ भेज देना, आपने जो सेलेक्ट किया था उसके अलावा कुछ और आ गया, आप रिटर्न कर रहे हैं, वापस नहीं जा रहा, बंदा भी गायब है, शॉर्ट है। तो ये प्रॉब्लम, स्कैमिंग तो मौजूद है। सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं, बल्कि पूरा ही स्कैमिंग का एक पूरा नेटवर्क है, जो कि ऑनलाइन आपको समझदारी के साथ चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप न्यू भी हैं तो आप बड़ी जल्दी, अभी दबा के जो है ना, वो सिंध में डाकू, सिंध के डाकू जो अगवा करते थे, अब उनको घर से नहीं निकलना पड़ रहा अगवा करने के लिए, मगवी खुद चल के आ गया, खुद आप अपने जाम में। तो जो टेक्नोलॉजी है ना, उसने क्या किया कि अब वो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, लोग खुद चल के आते हैं उनके पास। किसी को जॉब का झांसा देते हैं, वो लोग चल के इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं, आ जाओ शाबाश आ जाओ। किसी को किसी लड़की से कॉल कराते हैं, लोग उससे मिलने आ जाते हैं। तो बहुत बहुत कॉमन है कि जी वो मैं फ़लानी जगह से, फ़लानी फेसबुक से बुला लेंगे, किसी तरह से बुला लेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। अब और लड़की भी होगी उनके पास, क्योंकि ये पूरा गैंग है ना डाकुओं का। तो वो ऐसा नहीं कि वो लड़का लड़की की आवाज़ में बात करेगा, मसला नहीं है, हमारे पास अपनी लड़की ही मौजूद है, वो आपसे बात करेगी, आपको बुलाएगी, आपको वो अगवा कर लेगी। तो बहुत राइस पे इंटीरियर सिंध में, तो क्योंकि उनके पास स्पेस है ना, उनके पास बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ पुलिस नहीं आ सकती, उनका गैंग जो है वहाँ पे रहता है, तो कच्चे के इलाके हैं इस तरह के, तो वो अपने इलाके में लोगों को बुला के फिर उनको अगवा करके अगवा का तावान लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के मसाइल हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं, थ्रेट्स मौजूद हैं। आपका बच्चा अगवा हो गया है, आपका बच्चा ज़ख्मी हो गया है, अस्पताल में है, आपका बच्चा पुलिस स्टेशन में है, थाने में है, ये सब भी बहुत कॉमन है। और आप इसीलिए कहते हैं ना, आप सोशल मीडिया पे हम लोग तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि अपने 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 बच्चों के नाम नहीं डालें पब्लिक पोस्ट में। लोगों को ना पता चले कि आपका नाम क्या है, आपके बच्चों का क्या नाम है, लोगों को ना पता चले आपके मियाँ का क्या नाम है, आपकी तस्वीरें ना मौजूद हों कि लोग उससे आपको बेवकूफ़ बना दें कि ये देखें आपका बच्चा बीमार पड़ा है। वो अब बहुत आसान है, अब आपका अगर बच्चे की तस्वीर उनके पास है तो ये वीडियो आपको भेजना आसान है कि वो बच्चा तड़प रहा है, मर रहा है, जल्दी पहुँचो अस्पताल की वीडियो आ गई आपके पास।
तो आप भागेंगे, आप उसको अप्रोच करेंगे, पीछे से घर का सफाया हो जाएगा। तो कुछ भी इस तरह के बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि आपसे ओटीपी कोड मांगा जाता है कि जी अभी थोड़ी देर पहले आपके पास एक कोड आया होगा, वो बता दें। बस वो कोड बता दें। बस मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, मैं फ़ौज से बात कर रहा हूँ, मैं मजबूरी में बात कर रहा हूँ, मेरे अब्बू मर गए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे चाचा की तबीयत ख़राब है बात कर रहा हूँ। बस मुझे ओटीपी बता दें, गलती से आपके पास आ गया। बस वो ओटीपी आपने बताया नहीं, आपका पूरा अकाउंट खाली हुआ। ठीक है जी, तो ये टेक्निकली कुछ इश्यूज़ हैं। और No personal नो contact. पर्सनल कांटेक्ट, ये बात पीछे हो चुकी। तो ये ई कॉमर्स के इश्यूज़ हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं ई कॉमर्स के। अब हम इसको समेटते हैं, बात को, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ये पूरा मार्केटिंग की, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसमें गेम ये है कि आप पहले सारे टॉपिक्स टच अपॉन कर लें, फिर असल में इसके सवाल करने में आपको मज़ा आएगा। तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कंप्राइज करती है, वो मिलके बनती है, तमाम एस्पेक्ट्स को मिला के बनाई जाती है। प्रोडक्ट कैसा हो, प्राइस क्या हो, प्लेस कौन सा हो, प्रमोशन किस तरह की करेंगे। ये इम्तिहान में भी सवाल आते हैं कि ड्रॉ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर एक्सवाइजी फर्म। अब एक्सवाइजी फर्म की सिचुएशन वो आपको बता देते हैं। तो इसका जो मज़ा है ना, वो मज़ा है इसके सवाल करने में। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम इसको आपके सामने रखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। उसी को सॉल्व करने में एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्ट आपको होगा। बाकी तब बहुत सारी बातें रिपीट भी हो रही होंगी जो हम पहले ही कर चुके हैं जी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जब बात करेंगे हम, जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में क्या फ़ैसला है। और इसमें एक सर्टेन पैटर्न छोटा सा फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहते हैं मार्केटिंग। तो थोड़ी सी तफसीलात इसमें बताएंगे हम। हमारा प्रोडक्ट जी, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हम चाहते हैं लोगों के जहन में इसका एक इम्प्रेशन रहे। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त आपको ये बताना चाहिए है लॉजिकली कि आपका कौन से फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में लाइफ साइकिल का तस्करा अच्छा रहता है कि आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हो रही है मार्केट में, इसलिए मार्केटिंग करना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी में जा चुका है, उसकी लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करना है। आपका ग्रोथ का फेज है, कंपटीटर से बचना है, क्या क्या मकसद है। अपनी जो स्ट्रैटेजी आपकी है उसके पीछे सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले आप मार्केटिंग में अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बजट डिस्कस करते हैं कि आप किस बजट के अंदर रह सकेंगे, क्यों, क्या मसाइल हैं आपके। क्या आपके पास इतना बजट है कि आप उसको ग्लोबल मार्केटिंग कर सकें, या ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, या ऑनलाइन करेंगे, टीवी पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। आप अपनी टारगेट मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी टारगेट मार्केट कौन है। ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन क्या होगा। ठीक है, 4 पीस पे डिस्कस होंगे। तो ये पैटर्न है, चाहे तो इसको याद कर लें, लिख लें, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जब आप इसकी केस स्टडीज़ करेंगे तो आपको पैटर्न याद हो जाएगा। हर बात पे आप डिस्कस करते हुए उसके लॉजिकल बैकिंग बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपका ऐसा ख्याल क्यों है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जी हमने एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है इस इंडस्ट्री में, अब बताइए कि इस नए मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूछते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये बता दूं कि मेरे प्रोडक्ट की क्या खसूसियात हैं, वो खुद ही बता दूं मैं। तो अब मार्केटिंग मिक्स में आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना होगा, वो तो मैंने बता दिया। फिर आप ये बता सकते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रमोशनल क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। तो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल हवा में प्रोडक्ट क्या होगा ये भी आप बताएं, प्राइस क्या होगी ये भी आप बताएं, प्रमोशन कैसे करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही इन द एयर हो गई ना चीज़। बिल्कुल ही ये तो कोई रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं रही कि प्रोडक्ट भी आप पूरा पूरा खुद बताएं, प्राइस भी आप पूरी खुद बताएं, प्रमोशन भी आप पूरी खुद बताएं। ऐसा नहीं होता नॉर्मली। सवाल में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आइदर प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर दिया जाता है, अब आप बताइए कि इसकी प्रमोशन कैसे होनी चाहिए, इसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए। आइदर बजट एक्सप्लेन कर दिया जाता है, या मार्केट की कंडीशंस बता दी जाती हैं, या कस्टमर्स के बारे में बता दिया जाता है कि किस तरह के कस्टमर्स होने वाले हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं
कि सम ऑफ द पॉलिसीज़ क्या होंगी आपकी, जो पॉलिसीज़ आपसे पूछे जा रही होती हैं। लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे जिसमें लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, आप बजट बताएंगे, आप टारगेट मार्केट को तस्करा करेंगे, फिर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे अपनी। ठीक है, बात समझ में आती है? अब इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो केस स्टडी से ही निकल के आनी है। तो आपको मैं एक छोटा सा केस देता हूँ, उसी को मैं खुद ही एक्सप्लेन भी करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक मैं नई ब्रांड ऑफ मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहा हूँ, जिसको कि मैंने डेवलप किया है काफ़ी रिसर्च के बाद। सैमसंग और आईफोन के मार्केट को देखते हुए मैंने उनके कंपटीशन में एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है, और मेरे पास एडवांटेज, ये दो एडवांटेज हैं। एडवांटेज नंबर वन ये है कि मेरे अपने मुल्क में इसकी प्रोडक्शन होने की वजह से मुझे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी कम पड़ रही है। लोकली प्रोड्यूस कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे पास बेहतरीन है, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ रही है। जो जो सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो फीचर्स वो लोग दे रहे हैं, एग्जैक्टली वो ही फीचर्स मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनसे कम है। अब बताइए आप कि मेरा मार्केटिंग मिक्स क्या होगा। देखिए, अच्छी खासी मालूमात देने के बाद मैं आपसे मार्केटिंग मिक्स पूछ सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता एक प्रोडक्ट है एक्स, बताइए उसका मार्केटिंग मिक्स क्या होगा। भाई वो प्रोडक्ट क्या है, उसका कंपटीशन क्या है, कौन सी मार्केट में बेच रहे हैं। इवन मैं ही बता देता हूँ, चले मेरी मार्केट का नाम है चाइना, ठीक है, अपने मुल्क में चाइना में बेच रहा हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास बायर मौजूद है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो चीप बन रहा है, सैमसंग और आईफोन दोनों से सस्ता बन रहा है। अब मुझे मार्केटिंग मिक्स बता दें सर क्या होगा। तो देखें, गौर करें, मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, तो आप उसको प्रोडक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हाउ वुड द प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट वुड बी एग्जैक्टली जो कि मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। कंपेटिटिव प्रोडक्ट होगा, मार्केट से डिपेंड करता है कि मार्केट में जिस तरह की कैमराज, जिस तरह की स्क्रीन साइज चल रहे होंगे, उसी तरह का हमने भी लॉन्च करना है, या कोशिश करेंगे उससे वन स्टेप अहेड हो जाए। चलें, बस प्रोडक्ट में इससे आगे नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि प्रोडक्ट मैं डिफाइन कर चुका हूँ। प्राइसिंग क्या होगी, तो आपके ख्याल से उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, प्राइस स्ट्रेटेजी आप क्या करेंगे। क्या आप कहेंगे कि वी कैन डू स्किमिंग। स्किमिंग इसलिए नहीं कर सकते, ऑलरेडी यहाँ पे सैमसंग और आईफोन बिक रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में बिक रहे हैं। दुनिया में लीडिंग फ़ोन्स जो बिक रहे हैं वो आईफोन और सैमसंग है। यू कैन नॉट, चाइना ही बेच रहा है, चाइना में ही बेच रहा है। तो आप स्किमिंग फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको लाइफ साइकिल का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट आपका कहाँ है। प्रोडक्ट बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये इस मार्केट का पहला प्रोडक्ट नहीं है, इससे पहले भी फ़ोन्स मौजूद हैं मार्केट में। तो यू कैन नॉट स्किम। तो आपको या तो कंपेटिटिव प्राइस रखनी पड़ेगी, यानी आपकी प्राइस उसी के करीब होगी जो सैमसंग और आईफोन की प्राइस है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सैमसंग और आईफोन का ब्रांड इमेज बहुत हाईली बिल्ड हुआ है। लोग सैमसंग या आईफोन को ओन करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि जी हम कोई हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप कंपेटिटिव प्राइस रखेंगे, तो क्या आपका फ़ोन भी ऐसी जगह पहले से मौजूद है कि लोग वो खरीद के कहेंगे कि हमने 5 लाख का फ़ोन खरीदा है जी। तो इसका मतलब हुआ कंपेटिटिव प्राइसिंग नहीं चलेगी इस मार्केट में, स्किमिंग नहीं चलेगी, कंपेटिटिव नहीं चलेगी। और ये बातें लिखनी नहीं है आपको, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली वो लिखनी है जो चलेगी। तो कौन सी चलेगी यहाँ पे, प्रमोशनल प्राइसिंग, इंट्रोडक्शन प्राइसिंग, डिस्काउंटेड प्राइसिंग। तो टेक्निकली हम प्रमोशनल प्राइसिंग कहते हैं, जो कि आप इंट्रोडक्शन में देते हैं, और इसको जो आप प्राइस करेंगे अपने कंपेटिटर से काफ़ी नीचे प्राइस करेंगे। एक नंबर 2, इस प्राइसिंग के ऊपर आप ये बात कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ प्लेस कराना चाहते हैं लोगों के जहनों में, ये आपकी मर्जी है। आप ये कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये एक इक्वली एक्सपेंसिव फ़ोन के तौर पर प्रेजेंट हो, तो फिर मैं इसकी प्राइस नीचे नहीं करूँगा, प्राइस कंपेटिटिव रखूँगा। शुरू में मैं डिस्काउंटेड कूपन्स दूंगा, डिस्काउंट ऑफर्स निकाल दूंगा, प्राइस इसके ऊपर ही रखूंगा, ताकि लोगों के ध्यान में ये ना आए कि ये कोई घटिया चीज़ है, सस्ती चीज़ है। आप ये कह सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि मार्केट में ऑलरेडी 2 एक्सपेंसिव टाइप के फोन्स बिक रहे हैं, जिन्होंने कि अपनी लग्जरी के अंदर प्लेस बना ली है, मैं अपने प्रोडक्ट को लग्जरी रखना ही नहीं चाहता, मैं अपने प्रोडक्ट को यूजफुल रखना चाहता हूँ। या आप कहेंगे मैं गेमर्स को टारगेट करूंगा। तो ये सब आप बातें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी है आपको इस सिचुएशन में। जब आपको प्रोडक्ट बता दिए इन्होंने, तो आप मज़ीद सारी डिटेल्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि जी मेरा प्रोडक्ट जो है वो
मार्केट में यूजफुलनेस के लिए मशहूर हो, डे टू डे फ़ोन के तौर पे मशहूर हो, इसलिए मैं प्राइसिंग जो है वो सैमसंग एप्पल से नीचे ही रखूँगा। इवन दो कि मैं इस मार्केट में ज़्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं पहले अपने आप को प्लेस करना चाहता हूँ लोगों के ज़हनों में कि इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इट्स अ यूज़फुल डे टू डे रनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्राइसिंग की स्ट्रेटजी मैंने पूरी एक्सप्लेन की। फिर प्रमोशन में किस तरह से करूँगा, ज़ाहिर है जो मैंने सोचा अभी, ऑब्जेक्टिव बताया कि मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ क्लासिफाई करना चाहता हूँ, यहाँ प्लेस करवाना चाहता हूँ, तो फिर मेरी प्रमोशनल और प्लेस दोनों की स्ट्रैटेजी उसी तरह से होंगी। फिर मैं एडवर्टाइज किस बात को करूँगा, यू हैव ट्राइड सो मैनी एक्सपेंसिव फोन्स, नाउ ट्राई द फोन्स दैट वर्क एंड फॉर अ लॉट लेस। अगेन वही, अब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि मैंने जो बताया वो ज़्यादा अच्छी है, आपने जो बताया वो ज़्यादा अच्छी नहीं, सब अच्छी है, स्ट्रैटेजी आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। आपने कहा कि मैं जो ट्राई करवाऊंगा वो ये करवाऊंगा कि मैं थ्रो अवे फोन, के वाई कीप अ फोन फॉर अ ईयर, वाई नॉट कीप 5 फोन्स इन अ ईयर, एट दिस प्राइस यू कैन चेंज 5 फोन्स। ठीक है, डोंट गो फॉर आईफोन, गो फॉर 5 फोन्स। कुछ भी इस तरह की आप अपने तौर पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मैं लो प्राइस, चूंकि प्राइस लो कर रहा हूँ, तो मेरी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी जो है वो इस प्राइस को गिर्द घूमेगी कि वो एडवर्टाइज जो करेगी वो लो प्राइस को एडवर्टाइज करेगी। फिर आप ऑनलाइन एडवर्टाइज करेंगे, यस आप अपनी वेबसाइट के थ्रू करेंगे, यस आप इंट्रोडक्शनली प्रमोशनल प्राइसिंग कर रहे होंगे, यस आप जो है वो इसके लिए बिलबोर्ड यूज़ करेंगे, यस आप इसको अखबार में ऐड देंगे, नहीं अखबार में ऐड नहीं देंगे हम इसके, ये आप कह सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल बोर्ड पे ऐड देना इसलिए ज़रूरी है कि ब्रांड रिकग्निशन शुरू में नई है, हर तरफ आपकी ब्रांड नज़र आएगी तो लोगों के लिए उसकी एक वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। अखबार में ऐड देना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अखबार जो है वो जनरली नई जनरेशन के लोग नहीं इतने पढ़ रहे होते, जबकि आपका फ़ोन थोड़ा ट्रेंडी है, न्यू है, तो आप उसको, ओल्ड फैशन लोग पहले ही इस्टेब्लिश चीज़ें खरीदते हैं, नई चीज़ों की तरफ नहीं जाते, तो इसलिए भी आपको अखबार इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। देखिए पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या था, प्राइस क्या हुई, प्रमोशन कैसे की, किन मीडियम्स को यूज़ किया, फिर प्लेसमेंट क्या होगी, किस तरह से बेचेंगे, तो हम उसको ऑनलाइन भी बेचेंगे डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक, तो प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कंज्यूमर, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन P2C हमारा होगा, जो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचेंगे, और कुछ मशहूर वेबसाइट्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि दराज या उस तरह का आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, अमेजोन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम अपने हर शहर के अंदर एक होलसेलर रखेंगे जो हमारा एजेंट के तौर पे, हमारी फ्रेंचाइज के तौर पे काम करेगा, वो हमारे सारे मोबाइल फ़ोन्स को इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। वो हमारे उस इलाके के जितने भी रिटेलर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, उसकी वारंटी क्लेम किया करेगा, वहाँ से सारा का सारा सामान हमारे हेड ऑफिस में कराची में आया करेगा। तो हर बड़े मेजर शहर में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठेगा जो कि इस मोबाइल फ़ोन को रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसीव करेगा, वारंटी क्लेम्स वगैरह रिसीव किया करेगा। ठीक है, तो यूँ मैंने अपनी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ऑब्जेक्टिव, बजट एंड टारगेट मार्केट, ये 7 चीज़ें कवर कर ली हमने, हमारा मार्केटिंग मिक्स तैयार है। बात आपको समझ में आई, मैंने ये बता दिया कि किस फ़ोन के लॉन्च करना था, पूरा मार्केटिंग मिक्स मैंने ड्रॉ करके आपको दे दिया कि इस तरह मार्केटिंग मिक्स बनाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अब इसकी जो फर्दर इस पर वर्कआउट है ना, वैसे मैंने कहा वो केस स्टडीज़ के साथ आपको समझ में आएगी, जितनी केस स्टडीज़ आप करेंगे इसकी उतना ही अच्छा आप कर सकते हैं। छोटा सा केस उन्होंने नोकिया का दिया हुआ है कि नोकिया किस तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था, और फिर ख़त्म हो गया, वो एज अ फ़ोन ख़त्म हो गया, कंपनी बेच दी उन्होंने, चले गए ख़त्म करके। क्यों हो गया? क्योंकि प्रोडक्ट ने, प्राइसिंग बहुत अच्छी थी नोकिया की, प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी नोकिया की, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन थे नोकिया की, मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, मार्केट की ब्रांड अवेयरनेस नोकिया की ज़बरदस्त थी। वो जो पत्थर फ़ोन है, चलने वाला फ़ोन है, कभी ख़राब ना होने वाला फ़ोन है, वो नोकिया ही होता था। उसके बावजूद नोकिया कंपनी फेल हो गई, इसलिए कि प्रोडक्ट ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, चेंजेस को अडेप्ट नहीं किया उस रफ्तार से जिस रफ्तार से करने की ज़रूरत थी। सैमसंग और आईफोन ने टच फ़ोन दे दिया, इनका फुल टच फ़ोन बहुत बाद में आया, 2 साल बाद आया, 2 साल बाद। 2 साल में टेक्नोलॉजिकल मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, क्रश कर गई, ख़त्म हो गई मार्केट। हाँ, वही टेक्नोलॉजिकली बड़ी बड़ी मिस्टेक्स इनसे हुई, जो नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट करने के बजाय खुद से हम अपना ईजाद करेंगे, खुद से लेके आएंगे, चाहे देर लग जाए, इसकी वजह से। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए, नोकिया का बनाया हुआ जो
सिम्बियन कहलाता था, हाँ सिम्बियन सिस्टम था, एंड्रॉइड से ज़्यादा एफिशिएंट था, बहुत कम मेमोरी में चलता था। विंडोज़ नहीं, सिम्बियन, ये नोकिया का एक वर्जन था पुरानी, तो सिम्बियन फ़ोन है जी। तो लेकिन वो आगे इतना डेवलप होने होने में इतना टाइम लग गया कि उससे पहले एंड्रॉइड आ गया। एंड्रॉइड इज़ वेरी इनएफिशिएंट, लेकिन स्टिल इट इज़ सो वाइडली यूज्ड कि वो सब जगह वही चलता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी पूरी बना के दिखाई एक एक सिचुएशन में। कुछ छोटी छोटी सी बातें इस चैप्टर के क्लोजर में मौजूद हैं, वो मैं डिस्कस कर लूँ कि जो भी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी बनाए उसमें लीगैलिटीज को देखना आपकी जिम्मेदारी है। लीगैलिटीज हर चीज में आएंगी। नंबर वन लीगैलिटी, प्राइसिंग की लीगैलिटी है। हर मुल्क में हर तरह की प्राइसिंग नहीं हो सकती। बाज मुल्क आपसे कहते हैं कि इस चीज की प्राइस इस परसेंट से ज्यादा प्रॉफिट ना कमा रही हो, तो आप देख लें कि आपके मुल्क में प्राइसिंग को लेकर क्या लीगैलिटी एग्जिस्ट करती है। आपके मुल्क में नेम्स को लेके क्या लीगैलिटी, आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम, तो ये सब प्रमोशन में आता है ना। तो प्रमोशन से रिलेटेड बहुत सी लीगैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि बहुत से मुल्क आपको ऐसी चीज बेचने नहीं देते जो वो आपके प्रोडक्ट में ना हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत आप कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकते जो फॉल्सली क्लेम्ड हो। अभी हम कुछ दिनों पहले ही देख रहे थे कि अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी इसके सेल्स हैं, बहुत अच्छी इसकी फिगर्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है कि कहाँ से आई ये बात। अभी पिछले दिनों प्रॉक्टर एंड गैम्बल को रैकेट वालों ने, मैंने आपको वो व्हाट्सएप किया था, उन्होंने उनको सू किया और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ ठीक। कमांडर सेफ गार्ड के अंदर उन्होंने बार बार जुमला यूज किया, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने इस्तेमाल होने वाला एंटी बैक्टीरियल सोप, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटी बैक्टीरियल सोप, ये इन्होंने बार बार इस्तेमाल किया कमांडर सेफ गार्ड के कार्टून में। तो इनको ये डेटॉल वालों ने सू कर दिया कि बताएं जरा कहाँ, आपने कहाँ से साबित किया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? क्या आपके पास इसके स्टैट्स मौजूद हैं? क्या इसके स्टैट्स आपके पास रिलायबल थर्ड पार्टी मौजूद है या आपका अपना डायरेक्ट सर्वे था? तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये हमसे गलती हुई, हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, हम ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, चाहे हो भी, लेकिन जिस वक्त हमने ये ऐड चलाया उस वक्त हमारे पास ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम ये साबित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उनको कितने मिलियन, 10 मिलियन के कितने, 1 मिलियन का हर जाने का उन्होंने किया था। फिर उन्होंने चूँकि बहुत अच्छा कॉपरेट किया तो गवर्नमेंट ने उनको 50% कर दिया वो हर जाना, लेकिन हर जाना हो गया उनके ऊपर। तो आपके मुल्क में किस तरह की कैंपेन चलाई जा सकती है मार्केटिंग की, कैसी प्राइस ऑफर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, ये सब चीज़ें लीगली डिफाइंड होती हैं बहुत से मुल्कों में। उससे आपने प्रॉपरली पहले से आगाही नहीं हासिल की तो फिर आप फंस सकते हैं। आप आपके यहाँ लेबर लॉज क्या हैं, प्रोडक्शन के अंदर ये काम होता है। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कितने बजे से कितने बजे तक की शिफ्ट लगा सकते हैं, किस उम्र के लोग आप हायर कर सकते हैं, उनको किस तरह की तनख्वाहें दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें लीगली डिफाइंड होती हैं बहुत से मुल्कों में। तो आपको अपने प्रोडक्ट की शक्ल से लेकर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के मेथड्स तक, प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज, आपने किस तरह की प्रमोशन करनी है और किन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, उन सब की लीगलिटीज आपको पता होनी चाहिए। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ लीगली आपको तंग करेगी। आपका ट्रक जा रहा है तो वो क्या इंश्योर्ड होना ज़रूरी है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ट्रक ने, आपने अपना सामान एक ट्रक से मंगाया, आप उस ट्रक को ओन नहीं करते, आप हैं जी लेगो कंपनी के मालिक जो बच्चों के टॉयज बनाती है, आपने एक ट्रकिंग कंपनी को हायर किया, उसने जो है वो लेगो के लिए एक्सक्लूसिवली ट्रक हायर किया, वो ट्रक अपने घर से चला, रास्ते में एक गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी तबाह हो गई, लोगों को नुकसान हो गया। अब वो कंपनी लेगो को सू कर रही है, वो घर वाले लेगो को सू कर रहे हैं, जिसने के उस ट्रक से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लेगो क्या करती है, लेगो उस ट्रक को इंश्योर करवाती है कि भाई अगर इस ट्रक ने किसी और ट्रक को हिट किया तो उसकी जो लीगल कॉस्ट आएगी, या इस ट्रक ने किसी इंसान को हिट कर दिया तो उसकी जो लीगल कॉस्ट आएगी, उसके लिए मैं इंश्योरेंस पे करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसने देख लिया कि यहाँ पे लीगल कॉस्ट एग्जिस्ट करती है कि अगर आपका सामान जा रहा है तो आप उस कंपनी को जिम्मेदारी के साथ मॉनिटर करेंगे कि वो ढंग से सामान को लेके जाए। आप इस पर जिम्मेदार, ऐसे अपनी जिम्मेदारी से उहदा बरा नहीं हो सकते कि ये तो कोई भी कंपनी चला रही थी, हमें क्या पता क्यों चला रही थी ऐसे। तो अगर आपका सामान जा रहा है तो जिम्मेदारी आपकी भी है।
तो अगेन ये किस मुल्क में होता है ऐसा, कहाँ ऐसा नहीं होता? आपको ये बात प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तीनों को लेकर, चारों को लेकर पता होनी चाहिए। कंज्यूमर सेफगार्ड एक्ट क्या है इस मुल्क के, किस तरह के क्लेम कर सकते हैं। ऐसे हमारे मुल्क में अच्छे खासे वीक हैं वैसे, तो बहुत सारे क्लेम्स कर देते हैं, बालों की शाइन दिखा देते हैं किस लेवल की, और वो ऐसी नहीं होती। नीचे छोटा सा लिखा हुआ होता है, छोटा सा लिखा होना काफ़ी है, चाहे पढ़ा नहीं जा रहा हो, कि ये जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटिव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के नाम से उन्होंने उसको डाल देते हैं, और कोई मना करने वाला नहीं होता। लेकिन बहुत से मुल्कों में इसको पकड़ लिया जाता है बहुत सख्ती के साथ, ठीक है। बहुत से इदारे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने से हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपके लिए प्रोडक्शन ही महंगी होती है। आपको इतनी इतनी डिटेल में आप देखते हैं इसमें क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ है, कैसा है, किस तरह से बना था, कौन इस्तेमाल हुआ था, कौन से वर्कर से, कहीं एनिमल्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा, एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। इतनी ज़्यादा शराइत लगा दी है अब आपने कि हमारे लिए सस्ता प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से उन मुल्कों का सामान ज़्यादा बिक रहा है जिन मुल्कों में शराइत कम है। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका की सख्त एनवायरमेंटल पॉलिसी ने प्रोडक्शन को चाइना में शिफ्ट करवा दिया। अमेरिकन प्रोड्यूसर खुद अमेरिका छोड़ के चाइना में चले गए क्योंकि अमेरिका में एनवायरमेंटल पॉलिसीज बहुत सख्त थी। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है। आखिरी बात कि जब आप नई मार्केट में मूव करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, तो नई मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नई मार्केट में जाने के क्या फ़ायदे हैं? सवाबाजी, आप यहाँ पे आलू के पकौड़े बेचते हैं, गुलशन इकबाल में बहुत मशहूर हैं आपके आलू के पकौड़े। अब आप सोच रहे हैं नाज़ाबाद में भी जाएं, क्या फ़ायदा है नाज़ाबाद में जाने का? हो सकता है कि नाज़ाबाद में ख़रीदार ज़्यादा तगड़े हों, उनकी इनकम ग्रुप हायर हो, वो पैसे दे सकते हों, तो बेटर इनकम ग्रुप के लोग मौजूद हो सकते हैं वहाँ पे। जी बताएं। हो सकता है वहाँ की लीगल टर्म्स आपको सपोर्ट करती हैं। अब ये दूसरे मुल्क में भी अप्लाई होगी ये बात। पाकिस्तान में जो करने में आपको मुश्किलात है, हो सकता है कि दूसरे मुल्क में जाके मुश्किलात ना आए। पाकिस्तान में लोगों की जो इनकम, मंथली इनकम है, हो सकता है जिस मुल्क में आप नए जाएं वहाँ पे लोगों की मंथली इनकम उससे बेहतर हो। मंथली इनकम बेहतर होने की वजह से लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद सकते। आपकी अपनी लोकल मार्केट सैचुरेट हो चुकी हो। सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? मार्केट सैचुरेट हो गई है, क्या मतलब है इस बात का? कोई बता सकता है? सैचुरेट का मतलब होता है जिसमें कि कोई चीज़ हल कर रहे थे, जितनी हल करनी थी टोटल हल हो गई, मजीद हल नहीं हो सकती, तो सैचुरेटेड है। यानी जितने लोगों को खरीदना था ऑलरेडी सब ले चुके, और अब किसको बेचेंगे? आपने फ्रिज बेचने थे, जितने लोगों को फ्रिज चाहिए थे सबने ले लिया। अब आप उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ उसकी फीचर्स निकाल रहे हैं, लेकिन फ्रिज तो अब सबके पास ही है, तो अब उस रेट से नहीं बिक रहा इस रेट से कि नई मार्केट में बिकता। अब आप यहाँ से उठा के फ्रिज को अफ्रीका में ले गए। इसलिए दुनिया भर की मार्केट के लिए इस वक्त अफ्रीका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अफ्रीका के पास भी बहुत कुछ नहीं है। अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की और यूरोप की मार्केट सेचुरेट हुई हुई हैं। नेक्स्ट मार्केट एशिया की थी, एशिया ने भी सब कुछ खरीद लिया। अब सिंगापुर में भी सब कुछ आ गया, इंडिया में भी सब कुछ आ गया, चाइना में भी सब कुछ आ गया। अब वो जो गरीब मुल्क रह गए ना, अब वो उनके लिए टारगेट है कि ये खरीदेंगे हमारे सामान। पहले उनको ज़रूरत महसूस कराओ कि कितनी ज़रूरी सा प्रोडक्ट है, फिर उनको बेचो। तो मार्केट सैचुरेट ना हुई भी हो सकता है, इसलिए नई मार्केट में जाया जाए। गुलशन इकबाल में सब लोगों ने आपके पकौड़े खा लिए, अब नानाबाद में लोगों ने नहीं खाए हुए, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो। लीगल टर्म्स उस मुल्क की जो है वो आसान हो, ट्रेड बैरियर्स ना हो वहाँ पे। लेकिन इसी तरह से नए इलाके में जाने के कुछ मसाइल भी होते हैं। इन्वायरमेंटल बैरियर्स कम हो, सारे तरह के बैरियर्स कम हो। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि वहाँ के फीचर्स आपके प्रोडक्ट के फीचर्स से मैच करते हो, इन्वायरमेंटल फीचर्स। लेकिन जाते हुए अगर आपको पूरी तरह से मार्केट की लैक ऑफ नॉलेज है, अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है आपके पास मार्केट की, आपके फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपको उनके कल्चर का नहीं पता, आपने गाय का गोश्त तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपने उनके कल्चर की वैल्यूज का ख्याल रखे बगैर मार्केटिंग कर दी,
या प्रोडक्ट का नाम रख दिया। अभी हुआ ना कि इंडिया में एक शेर था जिसका नाम था अकबर, और एक शेरनी थी जिसका नाम था सीता। सीता, शेरनी का नाम सीता था और शेर का नाम अकबर था। एक ही पिंजरे में बंद कर दिए, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये हिंदू मुसलमान साथ कैसे सो सकते हैं? ये एक दूसरे के साथ कैसे, इनके बच्चों के क्या होगा, हिंदू होंगे कि मुसलमान? ये सीता अकबर से शादी नहीं कर सकती। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड में मौजूद है। ये अभी तो प्रोटेस्ट हुई है इतनी जबरदस्त, उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको अलग अलग किया सीता को। जी, प्रोटेस्ट किया, इस पे हंगामे हुए, कोर्ट में केस गया कि इन्होंने ये नाम रखे कैसे, ये रिडिक्यूल करने के लिए नाम रखे गए हैं। हमारी सीता जो है हमारी माँ की तरह है, अकबर हमारा दुश्मन का बाप है, तो मुसलमान नाम है अकबर। ये कैसे आपने हमारी माँ को अकबर के नाम के शेर के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया? केस में कोर्ट में केस हुआ बाकायदा इस पे, और मामला हाथ से बिगड़ने से पहले पहले जू वालों ने उनको अलग अलग किया। भाई ये खत्म करो चक्कर, कहीं हम फंसी ना जाए, बलवा ना हो जाए। तो कल्चरल बाज कल्चर इतने पुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ मामलों में, कि आप उसको जो है वो नहीं। हाँ, पाकिस्तान में भी हुआ था कि ज़बरदस्त केस हो गया। देखें, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ मार्केट में, उन्होंने एक ऐसी कमीज़ पहना के मार्केट कर दी जिसमें हलवा लिखा हुआ था। अब हमारे यहाँ कोई चीज़ पे हा बना हुआ है, बस वो हो गया कुरान, बस वो कुरान हो गया। वो हलवा तो ऐसे के लिखा हुआ था, वो लोगों ने कहा ये तो कुरान लिख के पढ़ लिख के घूम रही हो, वो मौका मिलता है मार मूर के ख़त्म कर देते उसको बेचारी को। तो वो जो है वो बर वक्त पुलिस की कार्रवाई हुई, लोगों ने बीच बचाव करा के उसको बचा लिया, वरना औरत को मार देते। तो जहालत, एग्रेशन, चलें वो अलग बात है, लेकिन कल्चरल है बस। अब ये कल्चर ऐसे ही है यहाँ का। तो जैसे इंडिया के कल्चर में कुछ चीज़ें नापसंद हैं, वो पाकिस्तान के कल्चर में कुछ इश्यूज़ हैं, इस तरह से दुनिया भर में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें कल्चरली नहीं पसंद की जाती। तो ये ख्याल रखना आपको पड़ेगा, अगर आपको नहीं ख्याल नहीं रखा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सचेंज रेट एक इशू है, आपको पता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये नहीं देखा कि इनकी मार्केट का एक्सचेंज रेट कितना वॉलेटाइल है। पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट कितना वॉलेटाइल है, आप कभी रुपया कहीं खड़ा है, कभी रुपया कहीं खड़ा है। ये सोचे बगैर, इसकी कैलकुलेशन किए बगैर आपने किया तो आप प्रॉफिट में होंगे कि नहीं होंगे, आप ये नहीं बता सकते। ठीक है, इंपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, आपने बड़े अच्छे से लॉन्च करने चले गए और आपको पता चला कि 1600 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन है। जी ओए हो, ये क्या होगा, आप कैसे करेंगे? ठीक है, इसी तरह से आपके जो बैंकिंग चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं, वो कितने अच्छे अवेलेबल हैं इस मुल्क में। पाकिस्तान पैसा लाना आसान है, पाकिस्तान से पैसा निकालना मुश्किल है। आप एक फॉरेन इन्वेस्टर से आप पाकिस्तान पैसा ले तो आए, बहुत ईजी है पाकिस्तान पैसा लाना। जब आपने कहा वापस ले जाना है, वो क्या नहीं वापस ले जा सकते। अब क्या करें भाई, अपने मुल्क में पैसे भेजने हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स वापस भेजने हैं, तो मुश्किल काम है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि किस मुल्क में किस तरह की सिचुएशन है। तो आपको जो है वो नए मुल्क में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और थ्रेट्स भी हैं। उन थ्रेट्स को ओवरकम करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे कि आप जो है वो पहले से ये तय कर लें कि आप खुद नहीं जा रहे, आप किसी और कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर पता है क्या होता है? इसमें कोई लोकल कंपनी आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ले तो वो उसको सारी चीज़ें पता भी होती हैं, सारे मसाइल से गुजरी भी होती है, वो आपको ज़्यादा बेहतर हेल्प कर देती है। ऑल दो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह भी होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना लाइसेंस किसी को दे दें, फ्रेंचाइज दे दें। सुनिए, आपने फ्रेंचाइज का नाम सुना है? आप केएफसी को बताए कि पाकिस्तान में आएगा तो पता नहीं कितने उसके पास धरने होंगे, मार पिटाई होगी, पत्थर पड़ेंगे। पाकिस्तानी बंदे को कहा जाए कि आप केएफसी स्टाइल पे खोल लीजिए, मुझे महीने के 500 रुपये दे दिया करें, 5000 दे दिया करें, 5 लाख दे दिया करें, और आपको मैं इजाज़त देता हूँ आप केएफसी का नाम यूज़ करें, केएफसी के स्टाइल में चिकन बेचें। फार्मूला ही मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कीजिए और आप चला लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आके चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपकी महीने की फ्रेंचाइज फीस मुझे अच्छी खासी मिलती रहेगी, मुझे बेनिफिट रहेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी कंपनी उठा के लेके जाएं, आप खुद वहाँ पहुँचें, आप अपना पूरा सेटअप लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप वहाँ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है मैंने बताया कि दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं, या आप खुद पूरी कंपनी फॉर्म करने में कोई पार्टिसिपेट करें नहीं, आप फ्रेंचाइज कर दें। फ्रेंचाइज में तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो उन्होंने ब्रांडिंग की है, जो वो अपनी पॉलिसीज लिख रहे हैं, वो आपके मुताबिक ठीक है या नहीं है, बस। बाकी पूरी कंपनी वो बंदा अलग ही चलाएगा, सब कुछ वो खुद करेगा। ठीक है, इसमें फ्रेंचाइजिंग भी ऑप्शन है और लाइसेंसिंग भी ऑप्शन है। डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है। जैसे दवाओं के अंदर लाइसेंसिंग होती है,
आपने एक तरह की दवा बना ली और आप चाहते हैं पाकिस्तान में वो दवा बिके, उसके प्रॉफिट्स आपको मिलें, आपने अपना लाइसेंस उनको भी दे दिया। आपने जो है वो कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसका लाइसेंस पाकिस्तान में भी दे दिया। मार्केटिंग करने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं है, लोकल कंपनी को लाइसेंस दिया, वो खुद ही मार्केटिंग करेगी, बेचेगी, आपके हिस्से का प्रॉफिट आपको लाके दे देगी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, तीसरा चौथा ऑप्शन ये भी है कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त शैम्पू का ब्रांड लॉन्च किया, उसके अंदर आपने ज़बरदस्त मॉडल्स को हायर किया और बहुत ही ज़बरदस्त एक उसकी ब्रांड इमेज बनाई कि जी बड़ा ही इस टाइप के लोग पीते हैं और उस टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं और उस टाइप के लोग लगाते हैं। और ये अब आप चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में दम बहुत है लेकिन इस मार्केट में इस टाइप के लोग हैं ही नहीं, इस तरह के मॉडर्न लुक वाले, इस तरह के क्लास वाले, तो मैं अपने प्रोडक्ट को दूसरी तरह के लोगों से कंपेयर करवाना नहीं चाहता। तो मैंने एक नए नाम से ही नई लोकली ऐसा मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करवा दिया जिसमें फीचर्स वही थे मेरे प्रोडक्ट वाले, लेकिन चूंकि उसका नाम भी बिल्कुल अलग था। इसकी बहुत अच्छी मिसाल आपके पास मिरिंडा, फैंटा, इस तरह की कोका कोला इनकी मिल जाएगी कि एक मार्केट में वो फैंटा बिक रही है, दूसरे मार्केट में वो फैंटा के नाम से नहीं बेच सकते क्योंकि उसका ऑलरेडी एक और चीज का इमेज मौजूद था, तो उन्होंने उसी नाम से नए प्रोडक्ट के तौर पर उसको बेचा। तो बहुत जगह पे बहुत सारी ब्रांड्स जो आपको लगता है ये तो सब जगह होगी, वहां दूसरी जगह नहीं होती। हर जगह कोक नहीं है, हर जगह पेप्सी नहीं है, हर जगह फैंटा नहीं है, किसी और नाम से बेच रहे हैं उसको, क्योंकि उस माशरे में ऑलरेडी उस नाम की या तो कोई दूसरा प्रोडक्ट था या वो जिस तरह की ब्रांड इमेज क्रिएट करनी थी वो अपने अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि लोकली आप नई ब्रांड बना के उसको बेचते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुछ हमने बातें डिस्कस की। बुनियादी तौर पर चैप्टर था मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजी का या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, जिसमें पूरी मैंने आपको तफसीलात बताई कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे लिखी जाएगी और उसमें मार्केटिंग मिक्स कैसे डिस्कस होगा। एडिशनली हमने इसमें डिस्कस किया कि नई मार्केट्स में एंटर होने के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या थ्रेट्स होती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आप किन किन ज़रियों से, जॉइंट वेंचर्स, फ्रेंचाइजेस, लाइसेंसिंग, इस तरह से ओवरकम भी कर सकते हैं अगर आप खुद ना जाना चाहें तो। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिम जाइए और अच्छा खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।